Hello guys, I'm coming with my next video on Article 20 of the Constitution Act. अब हम बात करेंगे Article 20 की. What Article 20 says? Firstly, Article 20 is available for all persons, citizens और non-citizens. ठीक है, अब हम कुछ डिस्कस करते हैं Article 20 को डिस्कस करने से पहले. अब हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की. लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ, टू टाइप्स ऑफ लॉ. ठीक है, कौन से दो टाइप्स ऑफ लॉ बना सकती है. ठीक है, प्रोस्पेक्टिव लॉ एंड रेट्रोस्पेक्टिव लॉ. अब प्रोस्पेक्टिव लॉ क्या कहता है. ठीक है, कि लेजिस्लेचर जैसे आज उसने लॉ बनाया और हम आज से ही अप्लाई करेंगे तो वो होता है प्रोस्पेक्टिव लॉ. ठीक है, अब रेट्रोस्पेक्टिव लॉ कौन सा होता है. जैसे लेजिस्लेचर ने लॉ तो आज बनाया पर वो कहते कि हम अप्लाई 2000 से करेंगे तो वो होगा रेट्रोस्पेक्टिव लॉ. जो कि हमें जो आर्टिकल 21 है वो हमें प्रोटेक्शन देता है किससे, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ से. ठीक है, आर्टिकल 21 प्रोहिबिटेड द लेजिस्लेटर टू मेक रेट्रोस्पेक्टिव लॉ. ठीक है, वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाने से हमें मना करता है. अब आर्टिकल 21 क्या कहता है. ठीक है, प्रोवाइड्स सेफगार्ड अगेंस्ट एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ. अब एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है. एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ पोस्ट से ही हमें पता चल रहा है कि जो पास्ट के लॉ मतलब कि रेट्रोस्पेक्टिव लॉ होते हैं. जो हम देखो आज लेजिस्लेचर बना तो आज रही है पर वो अप्लाई कहाँ से कर रही है. कहते हैं कि अगर आपने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है 2000 में 2010 में पर आपको पनिशमेंट मिलेगी आज के लॉ के अकॉर्डिंग, दैट इज़ नॉट फेयर ना. तो हम 21 में आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में हम प्रोटेक्शन ले सकती है कि हाँ जी जो हमें आज लॉ बना है हमें उसके अकॉर्डिंग ही हमें पनिश किया जाए. अगर हमने कमिट किया है ऑफेंस 2000 में पहले कभी तो हमें उसी लॉ के अकॉर्डिंग ही पनिश किया जाए. कि ऐसे नहीं कि आज अगर इन्हांस होगी उसकी पनिशमेंट तो हमें आज के अकॉर्डिंग ही पनिश किया जाए. ठीक है, अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं. ये ऑल्सो कंटेन्ड अ सिमिलर प्रोविज़न प्रोहिबिटिंग एक्सपोस्ट फैक्टो लॉज बोथ बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट लेजिस्लेचर. अब हम बात करते हैं केस लॉस के थ्रू. ठीक है, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. अब इस केस में क्या हुआ था. देखो इस केस में हुआ था कि एक एक्यूज्ड था, उसने ऑफेंस कमिट किया था 1947 में. ठीक है, उसे उसके अकॉर्डिंग भी पनिशमेंट मिली. ठीक है, जो क्या थे इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों ही मिले. फिर क्या हुआ, एक्ट जो था वो अमेंडेड कर दिया गया 1949 में. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी पनिशमेंट इन्हांस कर दी गई. ठीक है, सेम ऑफेंस के लिए जो उसने ऑफेंस क्रिएट किया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इन द इन्हांस पनिशमेंट कुड नॉट बी एप्लीकेबल टू द एक्ट कमिटेड बाय द एक्यूज्ड इन 1947. हैंस सेट असाइड द एडिशन फॉर द फाइन इम्पोज्ड बाय द अमेंडमेंट एक्ट. मतलब कि अगर आपने 1947 में ही कोई ऑफेंस कमिट किया है तो आपको जब उस मतलब कि 1947 में उस ऑफेंस की जो भी पनिशमेंट थी आपको उसी के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट मिलेगी. ऐसे नहीं कि उसके बाद अमेंडमेंट करके उसकी इन्हांस कर देगी पनिशमेंट तो आपको उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी. ठीक है, अब हम सेकंड क्या करते हैं. सेकंड केस है रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. अब देखो अगर अब इसमें क्या बात आती है. देखो अगर हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं तो इसमें एक बेनिफिट भी है. ठीक है, बेनिफिट ये है, बेनिफिशियल प्रोविज़न क्या है इसमें कि अगर वो एक्ट अमेंडेड होके अगर वहाँ पे पनिशमेंट रिड्यूस हो रही है देन आपको क्या है कि आपको प्रोटेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्योंकि आपको तो पनिशमेंट जब रिड्यूस होगी तो आपका इसमें बेनिफिट ही हो रहा है ना, तो आप इसमें प्रोटेक्शन नहीं भी ले सकती है. तो ठीक है, ये बन गया हमारा बेनिफिट क्लॉज. अब रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या हुआ था. इसमें एक लड़का था जिसने ट्रेस पास किया था. ठीक है, हाउस ट्रेस पास किया था एंड आउटरेज ऑफ मोडेस्टी ऑफ अ गर्ल की थी जो कि 7 ईयर्स की थी. तो इसमें क्या हुआ, जो मैजिस्ट्रेट था उसने सेंटेंस कर दिया हिम फॉर अ 6 मंथ रिगियस इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो इम्पोज्ड फाइन. जो एक्ट था वो कुछ टाइम बाद अमेंडेड हो गया तो उन्होंने जो एज थी 18 की बजाय 21 ईयर्स कर दी. ठीक है, कि बिलो द 21 ईयर्स ऑफ द एज शुड नॉट बी सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मेजोरिटी के थ्रू कहा कि आप रूल ऑफ बेनिफिशियल रिक्वायरमेंट्स ले सकते हैं. ठीक है, जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ
कुड बी एप्लीकेबल टू रिड्यूस द पनिशमेंट। अगर कोई भी पनिशमेंट रिड्यूस हो रही है तो आप उसमें बेनिफिशियल ग्राउंड लेके आपको उस अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, अब आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 1 अच्छे से समझ आ गया ना। मतलब कि अगर देखो अब इसमें दो चीज़ें आ गई कि अगर तो पनिशमेंट इन्हांस हो रही है तो आप प्रोटेक्शन ले सकते हो, अगर रिड्यूस हो रही है तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की, जो हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। अब डबल जियोपार्डी क्या होता है कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड एंड प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मतलब कि एक से ज़्यादा बार एक ही ऑफेंस जो कमिट किया है उसकी पनिशमेंट एक से ज़्यादा बार नहीं मिलेगी। अगर आपको एक टाइम के लिए उसके लिए पनिशमेंट कर दी गई है तो दोबारा वो केस खोलकर आप उसे फिर से नहीं चला सकते। ठीक है, अब हम इसमें एक मैगजीम की बात करते हैं, नेमो डेबिट विस विक्सारी मीन्स नो मैन शुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस। अब देखो एक केस के थ्रू हम बात करते हैं, थॉमस दास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या है, हम इंग्रेडिएंट्स बताएंगे कि क्या क्या होने चाहिए। फर्स्टली यू आर एक्यूज्ड फॉर द ऑफेंस, आप एक्यूज्ड होने चाहिए। सेकेंडली उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग चलनी चाहिए। थर्ड वन इज़ यू आर पनिश्ड फॉर दैट ऑफेंस। ठीक है, अगर आप उस ऑफेंस के लिए पनिश्ड हो देन यू कैन प्रोटेक्शन अगेंस्ट जियोपार्डी। ठीक है, इन दिस 3 रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड देन यू कैन टेक प्रोटेक्शन अंडर एक्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 2। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, जो है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। अब इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये हुआ था कि जो एपेलेंट था वो कुछ गोल्ड लेके आ रहा था फॉरेन कंट्री से, और उसने बताया नहीं है कस्टम सीज वालों को। तो उन्होंने जब उन्हें पता चला तो उन्होंने क्या कर दिया, उसका सारा गोल्ड जो था वो सीज्ड कर लिया था अंडर सीज कस्टम अथॉरिटी के। ठीक है, फिर कुछ देर बाद उसके अगेंस्ट कुछ केस चला, चार्ज लगा, जो किसने लगाया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ने। तो जो एपेलेंट था वो क्या कहने लगा, वो प्रोटेक्शन लेने लगा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की, कि हाँ जी हम मुझ पर डबल जियोपार्डी का केस नहीं चल सकता। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा कि जो कस्टम अथॉरिटी है ना, वो कोई कोर्ट नहीं है। जो आपको पनिशमेंट दी जाएगी वो कोर्ट के थ्रू दी जाएगी, अगर उसके लिए आपको दोबारा फिर से ऑफेंस वही है, सेम ऑफेंस। ठीक है, तो आप डबल जियोपार्डी की प्रोटेक्शन ले सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। अब इसमें क्या था, पहले तो सी कस्टम अथॉरिटी वालों ने लाया था, वो कोई कोर्ट नहीं है, उसके लिए कोई पनिश नहीं किया गया, सिर्फ सीज्ड किया गया था आपका गोल्ड। तो आप इसकी प्रोटेक्शन नहीं ले सकते। आपको आपके सिर्फ एक चार्ज लगा है, वो लगा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाला। ओके, अब इसमें क्या हुआ था, इसमें कोर्ट ने कोई डबल जियोपार्डी की प्रोटेक्शन नहीं दी है। अब आपको केस देखो आर्टिकल 20 क्लॉज 2 अच्छी तरह से समझ आ गया। मतलब कि इसमें ऐसे नहीं होना चाहिए। देखो फर्स्टली यू आर कमिटेड एन ऑफेंस, आपने कोई ऑफेंस कमिट किया हो, उसके लिए आपको पनिश भी किया गया हो, फिर आपको सेम ऑफेंस के लिए अगेन से ट्रायल नहीं चला सकते, फिर से पनिश नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप पहले कोई और ऑफेंस कर दिया, जैसे आपने पहले देखो किडनैपिंग की, ठीक है, किडनैपिंग के लिए आपको पनिशमेंट मिल गई, तो आपको किडनैपिंग के लिए फिर से पनिश नहीं किया जाएगा। अगर किडनैपिंग के बाद आप पर अबडक्शन का चार्ज लगता है और आपको उसके लिए पनिश किया जाता है, तो ये सेम ऑफेंस डबल जियोपार्डी में नहीं आएगा। तो आप यू कैन नॉट टेक प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल